सभी छात्रों को आज के एपिसोड में नमस्कार। आप सभी का स्वागत। आज का हमारा ये जो एपिसोड है बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र का जो पहला रूप है उसके ऊपर आधारित है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का जो बीए पार्ट थर्ड का हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। हम देखते हैं कि उसके अंदर आधुनिक काल का इतिहास प्रारंभ होता है। आधुनिक काल में जैसे भारतेंदु काल है, द्विवेदी काल है, छायावादी काल है, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, उनको हम पढ़ते हैं और उनसे संबंधित एक प्रश्न आता है। और आधुनिक काल की शुरुआत के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें आधुनिक काल का नाम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भारतेंदु जी का नाम आता है। आज का हमारा ये जो एपिसोड है देखिए भारतेंदु जी से संबंधित है और हम इसमें यह मानेंगे कि हम भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के जनक के रूप में क्यों मानते हैं। भारतेंदु जी का नाम हिंदी साहित्य से संबंधित सभी विद्यार्थियों ने सुना होगा। देखिए अब भारतेंदु जी के बारे में कई रोचक चीजें हमारे को देखने को मिलती है। हम जानते हैं कि हमारे प्राचीन कवि भी हैं। प्राचीन कवियों के बारे में, प्राचीन साहित्यकारों के बारे में कई प्रकार की समस्याएं आती है। विशेष प्रकार से उनका जो जीवन परिचय होता है, उनके जीवन परिचय के बारे में भी कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की दिक्कतें हमारे को आती है, क्योंकि उनका जो सही प्रामाणिक विवरण है वो हमारे को प्राय कम उपलब्ध हो पाता है। आधुनिक काल के अंदर भी हम देखते हैं कि भारतेंदु जी के जीवन के विषय में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आधुनिक काल तक हम देखते हैं कि काफ़ी जो साहित्य है वो काफ़ी जो संसाधन थे वो विकसित हो चुके थे, परंतु भारतेंदु जी के साथ में इस प्रकार की हमारी एक समस्या देखने को मिलती है। सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए भारतेंदु जी, जिनको हम आधुनिक काल का जन्मदाता मानते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, उनके जीवन परिचय के बारे में भी विभिन्न प्रकार की उलझनें बनी हैं। आप देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो भारतेंदु जी एक ऐसे कलकत्ता के एक ऐसे बड़े सेठ अमीर परिवार से संबंधित है जो पूरे इतिहास में विख्यात है। जिन लोगों की इतिहास रही होगी या जिन्होंने अपने बचपन में सामाजिक ज्ञान का अध्ययन किया होगा वो इस बात को जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के पहले के समय में सेठ अमीचंद का नाम सुना होगा। और सेठ अमीचंद आप जानते हैं कि कलकत्ता के बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े सेठ थे और वे अंग्रेजों के भक्त थे। अब देखिए आप एक ही वंश में किस प्रकार से दो प्रकार की स्थितियां हो सकती है। यानी सेठ अमीचंद की 5वीं पीढ़ी में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था। यानी कि जो सेठ अमीचंद थे वो अंग्रेजों के भक्त थे, वो अंग्रेजों के समर्थक थे और भारत की जो स्वतंत्रता थी, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उससे उनको कोई संबंध नहीं था। लेकिन उसी वंश की 5वीं पीढ़ी में एक ऐसा सितारा पैदा हुआ जो अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए, अपनी राजभक्ति के लिए पूरी तरह जाना जाता है। उसे हम भारतेंदु के नाम से जानते हैं। तो हम देखिए प्रकृति की क्या प्रक्रिया होती है कि एक ही वंश में अगर एक राजद्रोही भी हो सकता है तो एक ही वंश में, एक ही परिवार में एक राष्ट्र प्रेमी भी हो सकता है। भारतेंदु जी उसी राष्ट्र प्रेम के, उसी देशभक्ति के, उसी राजभक्ति के प्रतीक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। भारतेंदु जी का जो जन्म है, देखिए उनके जन्म तिथि के विषय में भी हमारे को काफी विवादास्पद स्थितियां देखने को मिलती है। कौन सी तारीख को उनका जन्म हुआ इसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने 9 सितंबर 1850 को उनका जन्मदिन माना है। भारतेंदु जी हमारे हिंदी साहित्य के एक और बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए राधा कृष्ण दास, वो उनके फुफेरे भाई थे और उन्होंने उनकी एक आत्मकथा लिखी है, आप बीती जग बीती। तो उसके माध्यम से केवल भारतेंदु जी ने अपना इतना सा जिक्र किया है कि मेरा जन्म उस तिथि को हुआ था जो जैन धर्म में और हिंदू संप्रदाय में दोनों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाद में विद्वानों ने उसका जब आकलन करना शुरू किया तो वो लगभग पंचमी और सप्तमी 2 तिथियों के रूप में आने लग गई थी। तो कोई उसको ऋषि पंचमी के रूप में मानता है तो कोई सप्तमी के रूप में मानता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से वो चीजें हमारे सामने ज्यादा प्रामाणिक नहीं पाई। बाद में डॉक्टर सुधाकर द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या अन्य विद्वानों ने और खोजबीन की तो उसके आधार पर ज्यादातर विद्वानों ने 9 सितंबर 1850 को भारतेंदु जी के जन्म तिथि को प्राय जो है स्वीकार किया है।
भारतेंदु जी ने अपना जो नहुष नाटक लिखा है, उस नहुष नाटक के संदर्भ में छोटा सा संकेत दिया है कि मैं जब लगभग 25 वर्ष का था तब जो है नहुष नाटक की रचना हुई, और नहुष नाटक की रचना प्राय 1883 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। तो एक अनुमान भी हमारा, और उसके 7 वर्ष जोड़ करके लगभग 1850 के आसपास ही भारतेंदु जी के जन्म का समय माना जाता है। देखिए आप, 1850 से ही हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत भी मानते हैं। हम देखते हैं कि 1857 में हमारा जो ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, 1857 की क्रांति जो हुई थी, वहां से हम हिंदी साहित्य के इतिहास में ही नहीं बल्कि इतिहास की दृष्टि से भी आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। अब ये जो आधुनिक काल की शुरुआत हम देखते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए, आधुनिक काल के पहले हमारा रीतिकाल चल रहा था, हमारा मध्यकाल चल रहा था। तो ये जो रीतिकाल की स्थिति थी, मध्यकाल की स्थिति थी, इसको एकाएक हमने आधुनिक काल में कैसे परिवर्तित किया? यह आधुनिक शब्द क्या है, यानी मध्यकाल से क्या स्थितियां रही थी, इसको हमने एकाएक आधुनिक काल के रूप में देख लिया। तो आधुनिक शब्द अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। आधुनिक शब्द अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है, और यहां साहित्य के संदर्भ में इसका 2 अर्थों में हमने सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया है। साहित्य की दृष्टि से हम देखते हैं कि नंबर 1 बात जो महत्वपूर्ण ये थी कि मध्यकाल में जो साहित्य रचा जा रहा था, वह साहित्य हमारा एक रस था। वह साहित्य हमारा केवल श्रृंगार, भक्ति, अलंकार, प्रेम आदि विषयों पर आधारित था। यानी कि मध्यकालीन साहित्य एक मार्ग पर चल रहा था, एक प्रवृत्ति पर चल रहा था। यद्यपि थोड़ी बहुत प्रवृत्तियां उसमें हमारे को देखने को मिलती थी, परंतु आधुनिक काल में जो परिवर्तन हमारे को देखने को मिला, 1850 के पश्चात साहित्य की जो प्रवृत्तियां हमारी बदली, उनमें जिस प्रकार का बदलाव एकाएक आया, वैसा बदलाव हमारे को मध्यकाल में देखने को नहीं मिल रहा था। तो पहली जो स्थिति थी आधुनिक काल के संदर्भ में, हम ये मान सकते हैं कि मध्यकालीन जो साहित्य था, वो मध्यकालीन साहित्य हमारा एक रास्ता में चल रहा था। श्रृंगार, प्रेम, भक्ति, अलंकार आदि जिनको हम प्राय साहित्य का विषय मानते हैं, उन साहित्य के विषयों की ओर वो चल रहा था। किंतु हम देखते हैं कि 1850 के बाद और 1857 के आसपास में जब हमारी प्रथम स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ और हमारी 1857 की क्रांति हुई, इस समय अंग्रेज साम्राज्य का जो प्रभाव था वो हमारे ऊपर काफी कुछ बढ़ चुका था, काफी कुछ प्रभावित हो चुका था। भारतीय जनता उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। तो हम देखते हैं कि हमारा जो जनजीवन था, वो जनजीवन की दृष्टि में भी काफी कुछ परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन एकाएक था कि हमारे दृष्टिकोण बदल गए। हमारा जो दृष्टिकोण मध्यकाल में था वो दूसरे रूप में था, और अब लगभग 1850 के बाद, 1857 के बाद सामान्य जीवन की जो दृष्टि थी वो पूरी तरह परिवर्तित हो गई। सवाल यह है कि वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन ये था कि मध्यकाल में हमारी जो दृष्टि, जीवन दृष्टि थी, वो जीवन दृष्टि पारलौकिक अधिक थी। यानी कि हम मध्यकाल में इस जीवन के बारे में कम सोचते थे और पारलौकिक जीवन के बारे में, स्वर्ग के जीवन के बारे में ज्यादा सोचते थे। हम देखते हैं कि 1850 और 57 के बाद जहां से हम आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं, वहां एकाएक ये परिवर्तन देखने को मिलता है कि हम पारलौकिक जीवन के स्थान पर यह लौकिक जीवन के बारे में ज्यादा सोचने लगे। यानी अब हम स्वर्ग और नर्क की धारणाओं से धीरे धीरे उबरने लगे, और हमारा जो वर्तमान जीवन है, उस वर्तमान जीवन को जीने की चाह हमारे में बढ़ने लग गई। इस संसार के बारे में ज्यादा सोचने लगे। जैसे ही मनुष्य इस संसार के बारे में ज्यादा सोचने लगा, तो हमारे जीवन की विभिन्न जो समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, वो हमारे साहित्य में प्रकट होने लगी। और इसीलिए मध्यकाल से हमारे साहित्य की भी क्या होने लग गई? भिन्नता होने लग गई। तो जब ये दो भिन्नताएं हमारे को साहित्य में अचानक नजर आने लगी, तो हमने इस काल को आधुनिक काल का नाम दिया। यानी कि आधुनिक काल के 2 लक्षण हमारे को सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। नंबर 1, मध्यकालीन जो साहित्य था वो एक रसता से परिपूर्ण था, केवल श्रृंगार, भक्ति, अलंकार, प्रेम, सौंदर्य या प्रकृति चित्रण आदि इस प्रकार के जो सामान्य विषय थे, उन सामान्य विषयों के ऊपर वो चल रहा था। जबकि आधुनिक काल का जो साहित्य है वो इन विषयों से अलग हटकर अब हमारी सामाजिक समस्याओं पर, हमारी मानवीय समस्याओं पर आधारित होने लगा। यानी कि साहित्य की एक रसता का पतन हुआ, और एक रसता के पतन के साथ साथ अब हमारा साहित्य विविधमुखी होने लगा।
दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण रहा आधुनिक काल का, वो लक्षण क्या रहा हमारा? वो लक्षण था हमारे मानव जीवन की दृष्टि में परिवर्तन होना। हम मध्यकाल में पारलौकिक जीवन के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, आधुनिक काल में हम इहलौकिक जीवन के बारे में, इस संसार के बारे में ज्यादा सोचने लगे। सवाल यह है कि ये प्रक्रिया कहां से, कब और कैसे शुरू हुई? तो देखिए, साहित्य की जो प्रक्रियाएं होती है, साहित्य की जो प्रवृत्तियां होती है, वो इतनी लचीली होती है कि उनको हम एक तारीख, एक दिनांक से घोषित नहीं कर सकते कि यहां से ये प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। किंतु धीरे धीरे वे प्रवृत्तियां पनपती है और पनप करके कुछ समय के पश्चात उनका एक व्यापक जो स्वरूप है वो हमारे सामने आ जाता है। वहीं से हम उस काल की शुरुआत मान लेते हैं। यानी काल की शुरुआत मानने के लिए प्रवृत्तियों का एक समूह जब हमारे को नजर आने लगता है, प्रवृत्तियों का एक समूह जब हमारे को स्पष्ट होने लगता है, तो हम वहीं से किसी काल की शुरुआत मान लेते हैं। और उन विशेष प्रवृत्तियों का जब पतन दिखाई देने लगता है, वो अपने पतन की ओर अग्रसर होने लगती है, तो फिर हम उन प्रवृत्तियों को प्राय समाप्त मान करके एक दूसरे काल की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर लेते हैं। भारतेंदु काल में हम देखते हैं कि यहाँ से जो हमारी शुरुआत हुई, उसके सबसे प्रमुख प्रणेता स्वयं भारतेंदु रहे। भारतेंदु ने अपने समाज की तत्कालीन समस्याओं को समझा और समझ करके उन्होंने उन सारी चीजों को अपने साहित्य में प्रकट किया। भारतेंदु स्वयं एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात उनके व्यक्तित्व थी, वे एक लोक चेता थे। वे पूरे समाज की स्थिति को जानते थे और अपने देश को, अपने राष्ट्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने में पूरा अहम योगदान देने के लिए पूरी तरह तत्पर थे। इसीलिए अपने बचपन में जब वे किशोरावस्था की ओर आए, उन्होंने अपना घर, परिवार, धन संपत्ति सब कुछ त्याग दिया और वे अपने हिसाब से अपने साहित्य की रचना करने लगे। अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की भाषा को पूरी तरह विकसित करने के लिए पूरी संलग्न होकर के और अपना जो साहित्य रचना रचने लगे। भारतेंदु का जो साहित्य बहुत विविधमुखी साहित्य है। जहां उन्होंने एक और काव्य की रचना की, वहां उन्होंने नाटकों की भी रचना की। उन्होंने धर्म, पुराण, अध्यात्म, इतिहास, पुरातत्व या सामाजिक विषयों के, सामाजिक सरोकारों से संबंधित विषयों सभी पर अपनी लेखनी चलाई और सभी में उन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को पूरी तरह प्रमुख रखा। मुख्य रूप से हम भारतेंदु को नाटककार के रूप में मानते हैं। उन्होंने लगभग 18 के करीब मौलिक और अनूदित मिलाकर के नाटकों की रचना की। उनके सारे नाटकों के जो विषय हैं वो हमारे देश प्रेम, धर्म आदि सारी चीजों पर आधारित है। आपने नाम सुना होगा उनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी। उसमें किस तरीके से उस समय हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से हमारे को समाप्त कर रही थी, पूरे देश को ले रही थी, उनके ऊपर करारा व्यंग्य उन्होंने किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारतेंदु ने हमारे देश की सारी समस्याओं को समझा, यहां तक कि वो भाषा के धनी थे। आज हमारी हिंदी जिस मार्ग पर विकसित होते होते विकास की जिस चरम ऊंचाई को छू रही है, वो भारतेंदु जी की देन है। भारतेंदु के पहले खड़ी बोली को लेकर के हमने इस बात को समझा कि इसके कौन से रूप को अपनाया जाए। भारतेंदु जी के द्वारा जिस खड़ी बोली का निर्धारण किया गया, वो गद्य शैली के रूप में इस प्रकार से विकसित हुई कि आज न केवल भारत राष्ट्र में बल्कि पूरे विश्व समुदाय में भी वह पूरी तरह विकसित हो चुकी है। भारतेंदु के पहले खड़ी बोली गद्य को लेकर के दो विद्वानों में जबरदस्त विवाद था, राजा लक्ष्मण प्रसाद और राजा शिव प्रसाद हिसारे। एक संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली को चाह रहा था, दूसरा उर्दू प्रभावित खड़ी बोली को चाह रहा था। दोनों ही शैलियां भारतीय जनमानस के अनुकूल नहीं थी। भारतेंदु जी ने दोनों शैलियों को मिला करके गद्य शैली का एक ऐसा निर्माण किया जिसके कारण आज हिंदी न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व समुदाय की एक बड़ी भाषा बनती जा रही है। तो साथियों, आप जानते हैं कि भारतेंदु जी एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, धर्म, अध्यात्म, पुरातत्व सभी ग्रंथों, सभी प्रकार के विषयों से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण साहित्य रचनाएं उन्होंने की और उन साहित्य रचनाओं का अनुकरण बाद के अनेक विभिन्न रचनाकारों ने किया, जो लगातार लंबे समय तक चलता रहा। इसीलिए स्वयं भारतेंदु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में स्थापित हुए और उनके नाम के आधार पर हमने आधुनिक काल के प्रथम काल का नाम भारतेंदु काल रखा और यही उनके आधुनिक काल के जनक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास में इस आधुनिकता को जन्म दिया। वे आधुनिक काल के प्रणेता के रूप में सदैव याद किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।